हेलो स्टूडेंट्स, कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये वीडियो बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स और टॉपिक है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, जिसका ये पहला वीडियो है। चलिए, मांग का नियम। मांग का नियम इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल लॉ है। इस लॉ को समझने के बाद आपको इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। ये जो लॉ है वो और जो आपके जो आगे के लॉ है उनके लिए फंडामेंटल का काम करेगा और इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से ना प्रोडक्शन डिसाइड होता है। डिमांड एंड सप्लाई से ही प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन सबका जो ये बेस है कि कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना लोगों का कंजम्पशन है और उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, इसका ये बेस है। डिमांड और सप्लाई इन सब चीज़ों का बेस है और प्राइस डिटर्मिनेशन करने में, मूल्य निर्धारण का यह आधार स्तंभ है, डिमांड और सप्लाई। इस प्रकार अर्थशास्त्र में मांग पूर्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, ये फंडामेंटल है। इसको समझने के बाद आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ जाओगे। तो रीड करते हैं। अर्थशास्त्र में मांग व पूर्ति के विचार। संपूर्ण उत्पादन मतलब सारे प्रोडक्शन, उपभोग, कंजम्पशन एवं वितरण व्यवस्था, डिस्ट्रीब्यूशन में के बेस है तथा मूल्य निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन का तो ये आधार स्तंभ है, मतलब मूल्य निर्धारण का भी ये फंडामेंटल है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में मांग व पूर्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, मांग का नियम समझने से पहले हमको मांग, डिमांड की डेफिनेशन और परिभाषा को समझ लेते हैं, फिर जिससे हमको डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को समझने में और आसानी रहेगी। तो मांग का अर्थ तथा परिभाषा रीड करते हैं। किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो किसी निश्चित समय अवधि में दी गई कीमत पर क्रय की जाएगी। अब डेफिनेशन को हम अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको 5 पॉइंट लिख दिए कि डेफिनेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो उपरोक्त परिभाषा के आधार पर मांग में 5 तत्वों का समावेश होता है। डेफिनेशन के लिए क्या होता है, डिमांड को बोलने के लिए 5 एलिमेंट्स होना जरूरी है। तो पहला एलिमेंट्स क्या है, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। इच्छा मतलब हम लेने के लिए हमारे अंदर डिजायर होनी चाहिए कि आज हमको कार खरीदनी है। तो सबसे पहले तो मेरे अंदर डिजायर होगी ना कि मैं जाके कार खरीदूँ। कौन सी कार खरीदनी है, तो भाई ठीक है, मेरे को क्रेटा खरीदनी है, मेरे को बलेनो कार खरीदनी है, मेरे को विटारा ब्रेजा खरीदी है, लेकिन मेरे को सबसे पहले कार खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। फिर इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए। लोगों को इच्छा तो बहुत होती है कि हम कार खरीद ले, हम बंगला ले ले, हम बाइक ले ले, लेकिन उसके सिर्फ इच्छा करने से ही डिमांड क्रिएट नहीं होती। उसको इच्छा को पूरी करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, हमारे पास फंड होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, जिससे कि हम उस इच्छा की पूर्ति कर सके, तभी डिमांड होगी। तो पहले हमने क्या बताया, डिजायर होनी चाहिए और डिजायर के बाद उस डिजायर को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज भी होने चाहिए। थर्ड क्या है, और हमारी डिजायर भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी है, लेकिन हम उसको खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। उसको अब भी खर्च करने के लिए है तो सही, हमारे पास फंड भी है, हमारी इच्छा भी है, लेकिन हमारा तय नहीं है कि हम कब खरीदेंगे। हमारा इच्छा है कि हम बाद में करेंगे, लेकिन वो डिमांड नहीं होगी। डिमांड ऐसा होगी कि हम जस्ट अभी लेने जाने को तैयार है, अभी हम लेने जाने को तैयार है मार्केट में। तो साधन को त्यागने की तत्परता, मतलब हम रेडी टू बाय होने चाहिए। इसका मतलब है कि हम रेडी टू बाय हैं। अगर हमारे को रेडी टू बाय है तो ही डिमांड होगी। फोर्थ, फिक्स प्राइस फिक्स होना जरूरी है। अब हमारी इच्छा भी है, साधन भी है और हम रेडी टू बाई भी है, रिसोर्सेज भी है, डिज़ायर भी है और रेडी टू बायर भी है, लेकिन प्राइस भी तो फिक्स होगी, तभी तो मैं अपना माइंड मेकअप कर पाऊंगा। मैं मेरे बजट को वगैरह को ध्यान रख के, तभी जब मेरे को प्राइस पता होगी तभी तो मैं खरीद पाऊंगा। अगर मेरे को प्राइस ही नहीं पता है तो मैं कैसे बजट बना पाऊंगा उसके लिए। मेरे को वो खर्चा करना है या नहीं करना है, वो एक्सपेंसेस मेरे को करना है या नहीं करना है, उसके लिए क्या होगा, प्राइस तो फिक्स होनी चाहिए। और फाइव एलिमेंट्स क्या है, फिफ्थ एलिमेंट्स है निश्चित समय अवधि, फिक्स टाइम होना बहुत ज़रूरी है।
इच्छा भी है, साधन भी है और रेडी टू बाय भी है और प्राइस भी है, लेकिन मैं नेक्स्ट ईयर बाय करूंगा तो वो नेक्स्ट ईयर डिमांड क्रिएट नहीं होगी। डिमांड तो क्या, मैं आज लेने को तैयार हूँ, अगर ये प्राइस पे मेरे को ये कमोडिटी मिल रही है और मैं लेने के लिए तैयार हूँ आज की डेट में, तो वो डिमांड होगी। तो 5 एलिमेंट्स कौन से हो गए? डिज़ायर, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, रिसोर्सेज, उस इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन, पैसा होना चाहिए हमारे पास, और रेडी टू बाय होने चाहिए, साधन को त्यागने की तत्परता, और फिक्स प्राइस होनी चाहिए और टाइम भी फिक्स होना चाहिए। एग्जाम्पल है, शिवगंज में 80 रुपये प्रति किलो पर 100 किलोग्राम आम की मांग दिनांक 10/10/2019 को है। 10 अक्टूबर को क्या है? आम की 100 kg डिमांड है और प्राइस क्या है? 80 रुपीज़। अब इसमें क्या है कि है ना, पहले तो लोगों को 100 किलो आम खरीदने की इच्छा है और उनको खरीदने के लिए पैसा भी है, और 80 रुपये प्राइस होगी तो वो रेडी टू बाय है, इसमें कीमत भी फिक्स है और दिनांक यानी समय भी फिक्स है। तो ये क्या हो गया? शिवगंज में डिमांड हो गई, किसकी? मैंगो की। अब आपको मांग का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्या होता है डिमांड कि डिमांड शिवगंज में 100 kg 100 kg मैंगोज की डिमांड है, जब रेट 80 रुपीज़ पर किलो हो, और ये डिमांड कब है? 10 तारीख को, 10 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमको जब डिमांड का मीनिंग समझ में आ गया तो अब हम आगे चलते हैं और लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम समझते हैं। पहले एक बार मांग का अर्थ वापस देख लेते हैं। किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो निश्चित समय अवधि में दी गई कीमत पर क्रय की जाएगी। और यहाँ एग्जाम्पल में आ जाओ, प्राइस है, निश्चित समय अवधि है, 10 तारीख है, 10 अक्टूबर है, और कीमत भी फिक्स है और रेडी टू बाय है 100 kg। ठीक है, अब डिमांड का जब अपने मीनिंग समझ लिया तो लॉ ऑफ डिमांड की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या है? रीड करते हैं। अन्य बातों के समान रहने पर, किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर, उसकी मांग में वृद्धि और मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी की इस विपरीत क्रिया को मांग का नियम कहते हैं। अन्य बातें समान रहने पर, ये हम अभी देखेंगे अन्य बातें क्या है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन, अगर कुछ एक्सेप्शन नहीं रहे तो क्या होगा? किसी कमोडिटी की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड में वृद्धि होगी, प्राइस डिक्रीज होगी और डिमांड इंक्रीज होगी। और इससे रिवर्स क्या होगा? अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा। इनवर्स, विपरीत क्रिया मतलब इनवर्स रिलेशनशिप। यही डिमांड का, मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड है। मतलब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। आगे रीड करते हैं। इस प्रकार मांग का नियम किसी वस्तु का मूल्य व उसकी मांग के पारस्परिक विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। ठीक है, नियम केवल यह बताता है कि मांग की कीमत की विपरीत दिशा में घटती बढ़ती है, पर यह आवश्यक नहीं है कि मांग में परिवर्तन मूल्य के अनुपात में हो। अब देखो ये क्या लाइन कह रही है? ये लाइन कह रही है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइस पहले 80 रुपीज़ kg थी मैंगोज़ की, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 80 से 40 आ जाए तो डिमांड जितनी घटेगी। अब क्या हुआ? प्राइस घट के कितनी हो गई? 40 हो गई, 80 से 40 हो गई, मतलब फिक्स आधी हो गई। तो इन दैट केस क्या होना चाहिए? आम की डिमांड जस्ट डबल हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो जरूरी नहीं है। ये लाइन कह रहा है बस होगा क्या? प्राइस घटेगी तो आम की 100 से ऊपर की तरफ जाएगी, इंक्रीज जरूर होगी, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि उतने ही रेशियो में हो गया, वो आधा हुआ तो वो डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, होगा वैसे इनवर्स रिलेशनशिप, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि जितना घटेगा उतना ही बढ़ेगा या जितना बढ़ेगा उतना घटेगा, ये समझ लो आप। ठीक है, मूल्य परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन अनुपात से कम, अनुपातिक तथा अनुपात से ज़्यादा भी हो सकता है। हो सके 40 हो और डिमांड हो जाए 250 kg हो जाए, 100 से 250 kg हो जाए। अब डिमांड तो कितनी घटी? 40 हुई है, लेकिन जो डिमांड है, प्राइस तो हाफ ही हुई है, लेकिन डिमांड क्या हुई है?
1.5 बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 250 kg बढ़ गई है, ठीक है ना। लेकिन ये परिवर्तन होगा ऋणात्मक ही। मांग के नियम को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जाता है। अब हम टेबल देख लेते हैं। टेबल में क्या दिया हुआ है, नीचे से देखते हैं हम टेबल को। पहले क्या है, प्राइस कितनी है, 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ पे कितना डिमांड है, 1000। देखो ये एक यूनिट की प्राइस दी हुई है टेबल में, फर्स्ट कॉलम में, और दूसरे में एक कमोडिटी की क्या दी हुई है, डिमांड, और वो 1000 में दे रखी है। जब प्राइस क्या होगी 5 रुपीज़ तो डिमांड होगी 1000 यूनिट्स की होगी, ठीक है। प्राइस 5 रुपीज़ रहेगी तो डिमांड 1000 रहेगी। अब प्राइस क्या हुई, ऊपर चलेंगे 5 से 4 तो क्या हुई, डिक्रीज हो गई ना, कम हो गई। तो हमने क्या बताया था, इन्वर्स रिलेशनशिप है, मतलब प्राइस बढ़ी या प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब क्या हुआ, 1 रुपये प्राइस घटी तो क्या हुआ, डिमांड 1000 से बढ़ गई। तो अब उस अनुपात या उसमें रेशियो में तो नहीं बढ़ी ना, लेकिन ये हमने कहा रेशियो में बढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो ये घटी ये बढ़ी, फिर ये और घटी 3 हुई तो ये 2000 से बढ़ के 3000 हो गई। अब प्राइस घट के 2 रुपये पर यूनिट हुई तो डिमांड 4000 हो गई। फिर 2 रुपीज़ से 1 रुपीज़ हुई तो ये 5000 हो गई। अब इसको ऊपर से देखे टेबल, तो ऊपर से मैं अब दूसरा रिलेशनशिप ले लेते। एक में अपन ने क्या कहा था, अभी तो क्या थी, घटी तो बढ़ी थी। अब इसमें देखो 1 रुपये पे 5000 है, अब बढ़ेगी तो भी इन्वर्स रिलेशनशिप, बढ़ने पे क्या हुआ 4000 हो गई, डिमांड कम हो गई। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई। नीचे से देखते हैं तो प्राइस घटी और डिमांड बढ़ गई, तो इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया ना। यही नीचे समझाया हुआ, तालिका से स्पष्ट है कि जब वस्तु अ की कीमत प्रति इकाई मतलब 1 यूनिट की कितनी 1 रुपीज़ है तो उसकी डिमांड 5000 है, और जब प्राइस बढ़ेगी 2, 3, 4, 5 तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, घटती चली जाएगी। तो क्या हुआ, इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया ना, ठीक है। अब ये इसका डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में भी आप देख लो यही है। पहले यूनिट है, नीचे क्या है, डिमांड है, और ऊपर ओ एक्स एक्सिस पे क्या है, ओ एक्स एक्सिस पे है कमोडिटी की डिमांड 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। और इधर ओ वाई एक्स पे क्या है, ओ वाई एक्सिस पे क्या है, ये ओ ये ओ और ये वाई एक्सिस, इस पे क्या है, प्राइस है। 1 रुपीज़ प्राइस, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़। अब जब प्राइस 5 रुपीज़ होगी तो क्या होगी, डिमांड ये देखो ऐसे बनाई है 5 रुपीज़ पे, इसको आगे खींचा लाइन को, और जब ये 1 के सीधे में आ जाए तो इसको वापस लाइन ड्रॉ कर दो, तो 1000 डिमांड हो जाएगी। जब प्राइस 4 रुपीज़ होगी तो डिमांड कितनी हो जाएगी, 2000। जब प्राइस 3 रुपीज़ होगी तो डिमांड कितनी हो जाएगी, 3000। ऐसे बना हुआ है। और इन सब जो पॉइंट होता है, जैसे ये पहला पॉइंट आया, ये कब हुआ, 5 रुपीज़ प्राइस पे, ये 5 रुपीज़ प्राइस पे हुआ। इसका कर्सर कहाँ चला गया, हाँ ये आ गया कर्सर। 5 रुपीज़ का ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, और लास्ट में जब प्राइस 1 रुपये होगी तो डिमांड 5000 होगी। इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक जब लाइन खींचेंगे तो ये क्या बनेगा, डिमांड कर्व, मांग वक्र बनेगा। डी क्या है, मांग वक्र, डिमांड वक्र। तो ये क्या हो रहा है, इन सबको अपन पॉइंट को मिलाएंगे तो ये डिमांड वक्र बनेगा। और ये क्या होता है, ये नीचे की ओर ढलान में होता है, ढलान में है ना, ये देखो ऊपर से नीचे की ओर ढलान में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मैथमेटिकली, इसका इक्वेशन है ये किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। ये क्या कहता है, जब वस्तु की मांग एक्स एक्सिस पर होती है और कीमत वाई एक्सिस पर, तो दोनों के बढ़ने या घटने से मांग वक्र बनता है, जिसे डिमांड शेड्यूल भी कहते हैं या डिमांड कर्व भी कहते हैं। एक सामान्य मांग वक्र नीचे की ढलान की प्रकृति का होता है, मतलब इसका नेचर क्या होता है, नीचे ढलान की तरफ होता है। और मांग की मात्रा और कीमत के बीच व्युत्क्रम संबंध मतलब इनवर्स रिलेशनशिप को दर्शाता है, इसलिए नीचे की ओर ढलान मांग वक्र के नियम को दर्शाता है। नीचे की तरफ क्यों आता है, क्योंकि प्राइस घटने पे क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस घटती है डिमांड बढ़ती जाती है, तो ये क्या होता है, डिमांड वक्र को नीचे ले जाता है। जैसे ये 5 है ना, जब प्राइस क्या है 5 रुपीज़ है तो क्या होगा 1 है, जब डिमांड घटेगी तो डिमांड घटने से क्या होगा, ये कर्व नीचे की तरफ आता रहता है, ढलान में आता रहता है।
तो ये डिमांड कर्व ऐसा बनता है। अब कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन मतलब अन्य बातें समान रहने पर। जब हमने पहले ही बता दिया था कि लॉ ऑफ डिमांड, जब हमने देखो पहले स्लाइड्स में चलते हैं हम सबसे पहले जहाँ से हमने शुरू किया था, लॉ ऑफ डिमांड सेकंड स्लाइड्स में, सॉरी, मांग का नियम, अन्य बातों के समान रहने पर। अभी इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, अन्य बातों को समान रहने पर क्या होगा, प्राइस में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि और मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी। अभी ये लॉ कब काम करेगा, जब अन्य बातों के समान रहने पर। अदर थिंग्स रिमेन्स अनचेंज, तो वो अनचेंज जो है ना, अदर थिंग्स क्या है, वो हम अब पढ़ रहे हैं, वो है इसका एक्सेप्शन है, अजम्पशन है, सॉरी अजम्पशन है। तो अजम्पशन को पहले को देखते हैं। उपभोक्ता की आय यथावत मतलब फिक्स प्राइस रहनी चाहिए। अब प्राइस क्या होगा, अगर उसकी सैलरी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जैसे वो उसकी सैलरी 5000 थी एक पर्सन की और उसकी डिमांड 5000 थी, जब वो क्या करता था, 1 केजी शुगर कंज्यूम करता था मंथली। जब उसकी प्राइस सॉरी इनकम क्या थी, 5000 पर मंथ। एक पर्सन है वो 5000 पर मंथ पे सैलरी पे है और वो हर महीने 1 केजी शुगर का कंजम्पशन करता है। जब 20 रुपये रेट हो, रेट क्या है चीनी की, 20 रुपये, 20 रुपीज़ के जी, और वो कितना डिमांड कर रहा है, 20 रुपीज़ पे 1 केजी। अब सपोज करो उसकी सैलरी हो जाए 5000 तो अभी है ही है, 5000 से 10,000 हो जाए, जस्ट डबल हो जाए, जस्ट उसकी सैलरी डबल हो जाए, तो क्या होगा, सैलरी अगर उसकी जस्ट डबल हो जाए, इन दैट केस अगर सपोज करो अगर प्राइस अगर शुगर की 5 रुपीज़ से बढ़ भी जाए तो क्या होगा, हो सकता है वो कंजम्पशन कम नहीं करे, उल्टा बढ़ा दे। इतना तो पक्का है उसकी अगर इनकम डबल हो जाए तो वो 1 केजी से कम तो नहीं आएगा शुगर पे, और हो सकता है वो बढ़ ही जाए, आगे की तरफ निकल जाए। वो हो सकता है 25 रुपये प्राइस हो भी गई हो तो भी वो ज़्यादा खरीदे, तो होगा क्या, प्राइस तो उसकी है ना कि कमोडिटी की बढ़ी है लेकिन इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं होगा। प्राइस बढ़ने पे क्या होगा, घटना चाहिए था डिमांड, लेकिन वो डिमांड नहीं घटेगा। क्यों, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है, वो अब कैपेबल है, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। तो ये इसकी क्या एजम्पशन है कि इनकम अगर चेंज होगी तो वही लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। और सेकंड है उपभोक्ताओं की आदतें, स्वभाव, रुचियाँ अपरिवर्तित है। डिज़ायर ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंटरेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। अब कोई ब्रांड है, हम बहुत सालों से पहन रहे जूते पहन रहे, अब हम उससे बोर ही हो जाए उस ब्रांड से, पूरा बोर हो जाए कि अब तो ये मेरे को ब्रांड पहनने ही नहीं। अब उसकी प्राइस कम होगी तो भी क्या होगा, या फिर तो हम क्या करेंगे, दूसरे ब्रांड को लेना पसंद किया, क्योंकि हमने उसका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर लिया, हमारा अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा उसके अंदर। तो उसकी प्राइस चेंज होने पे या बढ़ने पे हमारे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हम उसकी अभी भी है ना डिमांड अब उसकी ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। और संबंधित वस्तुओं के मूल्य यथास्थिर रहते हैं। संबंधित मतलब रिलेटेड गुड्स। अब ऐसा है कि कॉफ़ी का प्राइस है वो 1 रुपये से घट गया। पहले कॉफ़ी कितनी आ रही थी, 5 रुपीज़ की, अब कितनी आने लग गई, 4 रुपीज़ की। तो हिसाब से तो क्या होना चाहिए, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जानी चाहिए, प्राइस कम हुई, इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस में कमी, डिमांड में वृद्धि। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, रिलेटेड, कॉफ़ी के रिलेटेड क्या है, टी है। अब टी का क्या हुआ, टी का 5 रुपीज़ से क्या हुआ, जस्ट 3 हो गया। तो लोग क्या होगा, कॉफ़ी में तो 1 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है लेकिन टी में 2 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो हो सकता है उस केस में क्या कि अभी जो कंजम्पशन जो प्रेजेंट में हो रहा है कॉफ़ी का, उसके भी कुछ बायर टी पे शिफ्ट हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि कॉफ़ी की प्राइस तो घटी है लेकिन डिमांड भी घट जाए, तो इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं हुआ, प्राइस घटी और डिमांड भी घट गई, तो लॉ फेल हो गया। अब भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की संभावना नहीं हो। अगर फ्यूचर में चेंज होने की, जैसे अभी का एग्जांपल लेते हैं, लॉकडाउन लग गया था, पूरे ऑल ओवर इंडिया और लॉकडाउन लग गया था कोरोना की वजह से। तो क्या हुआ, लोगों ने राशन का सामान खरीदा, प्राइस बढ़ा भी दी शॉपकीपर ने, काफ़ी शॉपकीपर्स ने, काफ़ी मर्चेंट ने क्या किया, बेनिफिट लेते हुए प्राइस बढ़ा दी। तो भी क्या हुआ, एक बार तो किराना का सामान लॉकडाउन लगने से जस्ट पहले बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्ल्ड में पहले ही लग गया था लॉकडाउन, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, चाइना में, तो इंडिया में भी जब पेशेंट आने लग गए तो लोगों को पता चल ही गया था कि यहाँ पे भी लॉकडाउन आ सकता है। तो लोगों ने क्या किया, बढ़ी हुई कीमतों पे भी ज़्यादा गुड्स खरीदा ना, तो लॉ ऑफ डिमांड तो फेल हो गया। ऐसा जब कोई केस आएगा तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। और
वस्तु विशेष की, पांचवा पॉइंट क्या है, वस्तु विशेष की किस्म समान हो। किस्म मतलब क्वालिटी। अब ऐसा है, मैंने कहा मैंगो की डिमांड है 80 रुपीज़ पे 100 kg शिवगंज के अंदर, लेकिन ऐसा हो कि है ना प्राइस है ना कम भी हो जाए, 60 हो जाए, लेकिन जो अब जो क्वालिटी आ रही है आम की वो बहुत घटिया है। जैसे बरसात हो गई तो बरसात से पेड़ों से आम गिर गए, गिरने के बाद वो थोड़े से ख़राब हो गए, ऐसी क्वालिटी का अगर आम आ रहा है तो आप लोग खरीदोगे, कम प्राइस पे भी नहीं खरीदोगे। उस केस में क्या होगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाएगा लेकिन आप खरीदोगे नहीं, तो उस केस में भी क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस भी कम हुई, डिमांड भी कम हुई, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। तो लॉ ऑफ डिमांड तो इन्वर्स रिलेशनशिप ही कहता है, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया क्योंकि उसकी क्वालिटी चेंज हो गई। कोई सब्सटीट्यूट नहीं आना चाहिए, प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होनी चाहिए। अब प्रतिस्थापन क्या है, हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और मेडिसिन 100 रुपीज़ की है क्योंकि उसका अल्टरनेटिव नहीं है। हम वही मेडिसिन खाए जा रहे हैं, हमको डायबिटीज़ है और उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर रखी है, डॉक्टर के पास भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक ही मेडिसिन आ रही है। अब क्या हो, अगर उसका दूसरा मेडिसिन का कोई अल्टरनेटिव आ जाए और कंपटीशन में आए और वो 100 रुपीज़ की जगह आपको 40 रुपीज़ में ही देने को तैयार हो जाए, उस केस में आप क्या करोगे, 40 रुपीज़ में उसको लोगे। अब जो पहले जो मेडिसिन वाला है वो 80 रुपीज़ भी कर दे तो भी क्या होगा, नहीं, उसकी डिमांड तो घटेगी क्योंकि उसका एक तो कॉम्पिटिटर आ गया, कम प्राइस पे आ गया, तो उस केस में क्या होगा, उसकी और डिमांड कम हो जाएगी। और कुछ होती है लग्जरी आइटम होते हैं, लग्जरी आइटम दिखावटी या प्रतिष्ठा सूचक वस्तु ना हो। लग्जरी आइटम में तो क्या होता है, लोगों के स्टेटस सिंबल होते हैं, उसमें लोगों को प्राइस से कोई लेना देना ही नहीं होता, उल्टा ये तो कहते हैं नहीं इसकी प्राइस बढ़ गई तो इसका स्टेटस सिंबल और ज़्यादा बढ़ गया, तो उस केस में उसको और ज़्यादा बाइंग करते हैं। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड था, इसकी एजम्पशन थी, हमने इसकी टेबल भी देख ली, इसका डायग्राम भी देख लिया और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी देख ली और इसके एजम्पशन भी देख लिए। ओके, थैंक यू।